हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीजांड की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स। देखिए, इसके पहले हमने पोलन ग्रेन की संरचना आपको पढ़ाई थी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीजांड की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें किसी भी पर्टिकुलर बीजांड या ओव्यूल्स की, तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ओव्यूल या बीजांड स्थित कहाँ होते हैं। तो ये आपको देखना है कि जो बीजांड होते हैं ये कहाँ स्थित होते हैं। गुरु बीजाणुधानी अंडाशय में स्थित होते हैं। गुरु बीजाणुधानी में या बेसिकली गुरु बीजाणुधानी में अंडाशय में स्थित होते हैं। ये आपको याद रखना है। अंडाशय के अंदर हमेशा क्या पाए जाते हैं? बीजांड। तो बीजांड अथवा गुरु बीजाणुधानी जो होते हैं ये अंडाशय में स्थित होते हैं। देखिए, बीजांड या गुरु बीजाणुधानी जो है ये कहाँ स्थित होते हैं? अंडाशय में स्थित होते हैं। और इन्हीं बीजांड अथवा गुरु बीजाणुधानी के अंदर क्या होते हैं? भ्रूण कोश होता है यानी कि एम्ब्रियो सैक होता है। तो बीजांड किसके अंदर होते हैं? अंडाशय के अंदर स्थित होते हैं, यानी ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। अब आपको यहाँ पे देखना है एक चीज कि जो अंडाशय होते हैं इसमें कोई फिक्स कंडीशन नहीं है कि एक अंडाशय के अंदर एक ही बीजांड होगा। एक अंडाशय के अंदर एक से अधिक भी बीजांड हो सकते हैं, मतलब एक या एक से कई सारे अधिक बीजांड भी पाए जा सकते हैं एक ही अंडाशय के अंदर। देखिए, बीजांड की यदि हम बात करते हैं तो बीजांड जो होते हैं ये एक अंडाकार संरचना होती है। वह श्वेत संरचना है। देखने में कैसी लगती है? आपको व्हाइट कलर की लगती है, मतलब एक श्वेत संरचना होती है। और अंडाशय में जो बीजांड होते हैं एक गद्दीनुमा संरचना से जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा? अंडाशय के अंदर जो बीजांड होते हैं वह एक गद्दीनुमा संरचना से जुड़े रहते हैं, जिसे हम अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। देखिए, अंडाशय में यदि हम बात करें, एक चीज़ और ध्यान में रखनी है आपको कि कभी कभी पूछा जाता है कि जो अंडाशय में बीजांडों की व्यवस्था होती है क्या कहलाती है। तो देखिए, अंडाशय के अंदर जिस प्रकार से बीजांड व्यवस्थित होते हैं उनके व्यवस्थित होने के क्रम को हम क्या कहते हैं? बीजांडन्यास कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि अंडाशय के अंदर जो बीजांडों की व्यवस्था होती है वो बीजांडन्यास कहलाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब चलिए, यहाँ पे यदि हम बात करते हैं बीजांडों के प्रमुख भाग की, तो हमारे पास ये जो पूरी की पूरी संरचना है ये किसकी संरचना है? बीजांड की संरचना यानी कि ओव्यूल्स की संरचना है। देखिए, इस ओव्यूल्स की संरचना में आपको कई सारे भाग दिखाई देते हैं, जैसे रफे या इसके अलावा वैस्कुलर स्टैंड, माइक्रोपाइल, हाइलम, फ्यूनिकल्स, एम्ब्रियोसैक, इंटीगुमेंट, न्यूसेलस और इसके अलावा चलाजा। तो ये सभी के सभी जो भाग हैं इनको चलिए क्रमशः एक एक करके समझते हैं कि बीजांड की संरचना में क्रमशः कौन कौन से भाग जो हैं पाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो भाग है वो है बीजांड ग्रंथ, या इसको हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर फ्यूनिकल। तो देखिए, बीजांड ग्रंथ की बात करें, ग्रंथ का मतलब ही होता है डंठल, यानी डंठल वाला जो भाग होगा बीजांड का वही क्या कहलाता है? बीजांड ग्रंथ कहलाता है। देखिए, बीजांड ग्रंथ की ओवरऑल यदि हम बात करें तो यह बीजांड का एक ग्रंथ या डंठल होता है जिससे वह एक अपरा से जुड़ा होता है। मतलब जो बीजांड ग्रंथ का डंठल होता है उसी डंठल के द्वारा ये जो पूरा का पूरा बीजांड होता है ये किसके साथ जुड़ा होता है? अपरा या प्लेसेंटा के साथ जुड़ा होता है। क्योंकि हमने तो पहले ही आपको बताया कि जो बीजांड होता है यह एक गद्दीनुमा संरचना के द्वारा जुड़ा रहता है जिसे हम अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। तो बीजांड ग्रंथ जो होता है यह बीजांड का ग्रंथ होता है जिससे वह अपरा से जुड़ा होता है, मतलब इसी के थ्रू यह अपरा से जुड़ा रहता है। चलिए, दूसरा भाग है संवहन रज्जु या वैस्कुलर स्टैंड। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्रमशः हम आपको एक एक करके डायग्राम में भी समझाएंगे कि कौन सी संरचना कौन कौन से भाग हैं और इनका बेसिकली फंक्शन या कार्य क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहला क्या है? बीजांड ग्रंथ या फ्यूनिकल क्या है कि यह बीजांड का ग्रंथ होता है जिससे वह अपरा से जुड़ा होता है। तो देखिए, बीजांड की इस संरचना में यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? फ्यूनिकल्स यानी कि बीजांड ग्रंथ। तो देखिए, जो बीजांड ग्रंथ होता है ये देखिए, ये पूरी की पूरी जो संरचना ये क्या है? गोलाकार संरचना बीजांड है। लेकिन ये जो यहाँ से संरचना आपको दिखाई दे रही है यही क्या है? फ्यूनिकल्स यानी कि बीजांड ग्रंथ है। और इसी ग्रंथ या डंठल के थ्रू ही बीजांड किसके द्वारा? अपरा से जुड़ा रहता है। चलिए, दूसरा हमारा भाग है वैस्कुलर स्टैंड, यानी कि इसको हम बोलते हैं हिंदी में संवहन रज्जु। तो संवहन रज्जु या वैस्कुलर स्टैंड की यदि हम बात करें हैं तो देखिए, बीजांड ग्रंथ में क्या होता है कि बीजांड ग्रंथ में अपरा से पोषण प्राप्त करने के लिए जो संवहन ऊतक पाए जाते हैं वही क्या कहलाते हैं? संवहन रज्जु कहलाते हैं। देखिए, बेसिकली हमने आपको क्या बताया कि अपरा या प्लेसेंटा जो होती है इसका कार्य क्या होता है? बीजांड को बेसिकली पोषण प्रदान करना। तो संवहन रज्जु यानी एक प्रकार का जो ऊतक है यह बीजांड ग्रंथ से
अपरा में पोषण प्राप्त करने के लिए एक ऊतक पाया जाता है, यही क्या कहलाता है, संवहन रज्जु या संवहन स्टैंड भी कह सकते हैं, वैस्कुलर स्टैंड कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब आप डायग्राम में देखिए, ये संरचना आपको जो दिखाई दे रही है, ये पूरी की पूरी जो ग्रीन कलर की संरचना दिखाई दे रही है, ग्रीन कलर का ये जो स्ट्रक्चर है यही क्या है, वैस्कुलर स्टैंड, या इसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, संवहन रज्जु कहते हैं। इसी के थ्रू ये क्या करती है, पोषण प्राप्त करती है अपरा या प्लेसेंटा से। चलिए एक अगला भाग है संधि रेखा या उभार, जिसको हम रैफी कहते हैं। रैफी की यदि हम बात करते हैं संधि रेखा या उभार की, तो यह नाभिका से भी ऊपर बीजांड ग्रंथि की अतिवृद्धि होती है और यह एक अनुलंब उभार होता है। तो देखिए बेसिकली यदि हम इस डायग्राम में बात करें तो डायग्राम में देखिए यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी संरचना है, देखिए ये संरचना जो है, ये संरचना क्या है, बीजांड ग्रंथ है, और बीजांड ग्रंथ की संरचना में यहाँ पास का जो ये स्थान है ये क्या कहलाता है, हाइलम। मतलब बीजांड का मुख्य शरीर जो है बीजांड ग्रंथ से जिस बिंदु पर जुड़ा रहता है वही क्या कहलाता है, हाइलम या नाभिका कहलाती है। तो यह जो रैफी होती है यानी जो संधि रेखा या उभार होते हैं, तो ये देखिए ये हाइलम के ऊपर, चूंकि ये हाइलम के ऊपर है तो हाइलम के ऊपर ये वाली संरचना जो है, उभार वाली संरचना जो है, ये क्या कहलाती है, रैफी या संधि रेखा कहलाती है। इसके बाद अगला भाग है बीजांड का नाभिका या हाइलम। हाइलम की यदि हम बात करते हैं या नाभिका की, तो देखिए बीजांड का जो मुख्य शरीर होता है यानी बीजांड का जो मेन बॉडी होता है वह बीजांड ग्रंथ से जिस क्षेत्रीय भाग बिंदु से जुड़ा होता है उसे हम नाभिका कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि ये जो पूरी की पूरी संरचना है, तो ये जो गोलाकार पूरी की पूरी संरचना हो गई, ये किसकी संरचना हो गई, बीजांड की। अब इस बीजांड की संरचना जो है, मतलब ये जो पूरा बीजांड है, गोलाकार बीजांड, ये बीजांड ग्रंथ, देखिए ये जो फ्यूनिकल्स है ये बीजांड ग्रंथ है, तो बीजांड ग्रंथ का जो लास्ट एंड है ये यहाँ पे होता है। तो मतलब जो बीजांड का मुख्य शरीर हो गया, ये बीजांड ग्रंथ के जिस बिंदु से, मतलब बीजांड ग्रंथ का बिंदु ये है जहां पे कि पूरा का पूरा बीजांड जो है मिल रहा है बीजांड ग्रंथ से, तो बीजांड का मुख्य शरीर जो है बीजांड ग्रंथ के जिस क्षेत्रीय बिंदु से मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, हाइलम या नाभिका कहते हैं। तो हाइलम को नाभिका भी हिंदी में कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अब अगला भाग क्या है, बीजांड का या न्यूसेलस। देखिए न्यूसेलस की यदि हम बात करते हैं तो यह एक मृदुदकीय ऊतक होता है जो कि द्विगुणित होता है। यह डिप्लॉयड सेल होती है, बेसिकली आपको याद रखना है, और यह एक मृदुदकीय यानी कि कोमल प्रकार का ऊतक होता है। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये संरचना क्या कहलाती है, न्यूसेलस, या मुख्य रूप से यह क्या कहलाती है, बीजांड, यह एक मृदुदकीय ऊतक होता है। तो बीजांड का या न्यूसेलस क्या होता है, एक मृदुदकीय संरचना होती है। इस संरचना को आप देख भी सकते हैं, जैसे आम की यदि हम बात करते हैं तो बेसिकली जो मैंगीफेरा इंडिका होता है उसकी जब आप गुठली निकालते हैं, आप यदि किसी भी आम के अंदर की जब गुठली निकालते हैं, उस गुठली के अंदर, गुठली को जैसे ही आप बीज से फोड़ते हैं उसके अंदर जो भ्रूण वाली संरचना होती है, उस संरचना के ऊपर आपको क्या दिखाई देता है, काली कलर की, येलो कलर की, काली कलर की यानी ब्लैक कलर की, वहां पे क्या दिखाई देती है, आपको एक परत दिखाई देती है, पतली पतली चिकनी चिकनी परत दिखाई देती है। वही परत क्या होती है, न्यूसेलस की परत होती है। तो आप न्यूसेलस को देख भी सकते हैं। इसके बाद देखिए जो ऊपर की संरचना है, ये किसकी संरचना है, ये चलाजा या निभाग कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें बीजांड द्वार की, या इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल्स, बीजांड द्वार को सॉरी यहाँ पे माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल आपको ध्यान में रखना है, बीजांड द्वार को क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। अब देखिए इसमें अध्यावरण नहीं होता है, क्या नहीं होता, इसमें किसी प्रकार का अध्यावरण नहीं होता है, तथा पराग नलिका का प्रवेश भी कहाँ से होता है, यहीं से होता है। तो बीजांड द्वार की यदि हम बात करते हैं तो जो भी पोलन ट्यूब होती है, पोलन ट्यूब जो है बीजांड द्वार के थ्रू ही इंटर होती है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए ये पूरी की पूरी जो बीजांड की संरचना है, इसमें जो ये नीचे से जो आपको अंदर जाने के लिए ये रास्ता दिख रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी भित्ति नहीं होती है बीजांड द्वार में, क्योंकि यदि पोलन ट्यूब होती है, मान लीजिए पराग नलिका यदि आती है तो वो इंटर कहीं से भी करे, वो यदि भ्रूण कोश में इंटर करती है तो कहाँ से इंटर करती है, वो माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार से ही प्रवेश करती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार में क्या होता है, किसी भी पराग नलिका यदि आती है तो पराग नलिका का जो प्रवेश होता है वो यहीं से होता है। कहां से होता है, माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार से होता है। अब अगली संरचना है निभाग या चलाजा। तो निभाग या चलाजा की यदि हम बात करते हैं तो देखिए बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर उपस्थित बीजांडकाय ऊतक और अध्यावरण के बीच का स्थान जो है निभाग कहलाता है। देखिए आपको ये जो चीज़ है ये संरचना से ही स्पष्ट हो जाएगी कि ये जो पूरी की पूरी संरचना यानी जो चलाजा वाली संरचना है, ये संरचना जो है ये
ये देखिए, ये जो निभाग या चलाजा वाली संरचना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है इंटेगुमेंट है। तो दोनों इंटेगुमेंट और न्यूसेलस, ये दोनों जहाँ पे आपस में मिलते हैं वहीं पे जो संरचना है ये क्या कहलाती है, ये भाग जो है चलाजा या निभाग कहलाता है। अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं अध्यावरण की, यानी कि इंटेगुमेंट की, तो यह एक सुरक्षात्मक आवरण होता है जो भ्रूण कोष को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि ये जो पूरा का पूरा भ्रूण कोष है, इस भ्रूण कोष के दोनों साइड, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड आपको इंटेगुमेंट देखने को यानी कि अध्यावरण देखने को मिलते हैं। तो अध्यावरण क्या होते हैं, ये चूंकि भ्रूण कोष के बाहर होते हैं इसलिए ये भ्रूण कोष की क्या करते हैं, सुरक्षा देते हैं, भ्रूण कोष को प्रोटेक्शन देते हैं। अब इसके बाद आपको देखना है कि इस संरचना में जो मेन संरचना होती है जिसके अंदर की मादा युग्मक होता है वो है एम्ब्रियोसाइक यानी कि भ्रूण कोष। भ्रूण कोष की यदि हम बात करते हैं तो इसके पहले जब हमने आपको पुष्प की संरचना पढ़ाई थी वहां पे भी हमने आपको भ्रूण कोष के बारे में बताया था, यानी जो बेसिकली हमने जो मादा युग्मकोद विधि का विकास पढ़ाया है यानी फीमेल गैमेटोफाइट्स का जो डेवलपमेंट पढ़ाया है उसमें हमने भ्रूण कोष का ही जिक्र किया है। तो भ्रूण कोष जो होता है बेसिकली आपको ध्यान में रखना है कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय अवस्था वाला यहाँ पे भ्रूण कोष होता है। यानी यदि आपसे पूछा जाए कि एक परिपक्व जो भ्रूण कोष है उसमें कितने केंद्रक होते हैं तो आपको बताना है 8 केंद्रक, और यदि कोशिकाओं की संख्या पूछे तो आपको कितना बताना है, 7 बताना है, 7 बताना है। अब यहाँ पे आप देखिए यदि भ्रूण कोष या मादा युग्मकोद विधि की यदि हम बात करते हैं बेसिकली एम्ब्रियोसाइक यानी कि भ्रूण कोष की, तो देखिए बीजांडकाय में एक धसी हुई संरचना पाई जाती है जो भ्रूण कोष कहलाती है। देखिए बीजांडकाय या बीजांड की संरचना के अंदर एक धसी हुई अंदर गोलाकार अंडाकार संरचना होती है जिसे ही हम क्या कहते हैं, भ्रूण कोष या मादा युग्मकोद विधि कहते हैं, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट्स कहते हैं, और इसी के अंदर जो है फीमेल गैमीट पाया जाता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो एक परिपक्व भ्रूण कोष होता है वह उसमें कितने केंद्रक होते हैं, 8 केंद्रक होते हैं और 7 कोशिकाएं होती है, 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है, 1 केंद्रीय कोशिका होती है और 1 अंड कोशिका और 2 सहायक या सहायक कोशिकाएं हो गई। तो इस प्रकार से 7 कोशिकाएं होती है और इन तीनों कोशिकाओं के अंदर 3 केंद्रक, इन तीनों कोशिकाओं के अंदर 3 केंद्रक, तो 6 केंद्रक हो गए और बीच में 2 केंद्रक यानी जो द्वितीयक केंद्रक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हो गए, 8। तो ये आपको याद रखना है कि जो भ्रूण कोष होता है यह बीजांड के अंदर एक धसी हुई संरचना होती है जिसमें कि 8 केंद्रक होते हैं और 7 कोशिकाएं होते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और दोस्तों यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।